Good morning to all of you. Myself Medul Trivedi. Now we will discuss about disaster management. In this video, we will discuss about Sendai framework 4 priorities and what will India do. What will India do due to Sendai framework priorities. तो इंडिया ने क्या किया, 4 प्रायोरिटीज़, मतलब जो सेंडाई फ्रेमवर्क ने 4 प्रायोरिटीज़ दी थी. प्रायोरिटीज़ मतलब 4 जो स्टेप्स बताए थे. पहले तो 7 एम बताया था कि ये सारी चीज़ें रिड्यूस होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होनी चाहिए, और उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे रिड्यूस हो सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, वो भी बताइए. सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी कि अंडरस्टैंड द रिस्क को क्या करो, खतरे को जानो कि खतरा कैसे हो सकता है. हाँ, फिर स्ट्रेंथेंस डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, जो डिजास्टर रिस्क के लिए ऑर्गेनाइजेशंस है, जो उसकी गवर्नेंस है, उसको क्या करो, मजबूत करो. मतलब प्रॉपर्ली अच्छे से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनको अच्छे से क्या करो, कमांड दो, अच्छे से सारे स्टेप्स अप्लाई करो. डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी काम हो रहा है उसको जो गवर्न कर रहा है उसे अच्छे से क्या करो, मजबूत करो. फिर एंड प्लान इम्प्लीमेंट फॉर डिजास्टर्स, और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी प्लान है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. फिर इन्वेस्टमेंट किन किन की चीज़ों के लिए, कि जो चीज़ें मतलब नष्ट हो चुकी हैं डिजास्टर्स के जरिए, या जो भी रुपया लगाने की ज़रूरत है. हाँ, जो मतलब इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा, सेंडाई फ्रेमवर्क में सारी कंट्रीज़ मिल करके, कि कहीं भी मतलब डिजास्टर होता है तो वहाँ पे कंट्रीज़ क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी यहाँ पे, हाँ, उनके सहयोग के लिए. फिर बिल्ड बैक बेटर, मतलब इसका होता है बिल्ड बैक बेटर, मतलब मीन्स रिकवरी यहाँ पे मतलब है कि चीज़ों को पहले जैसी थी उन्हें रिकवर करो. फिर रिहैब मतलब होता है मतलब टेम्परेरी बेसिस पे क्या कर दिया जाए, मतलब जैसे मान लिया कहीं किसी का घर टूट गया तो उसको रिकवर करना है अब, तो टेम्परेरी मतलब उसकी रिकवरी तो मतलब ऑल ओवर पूरा पहले जैसा था वैसे कर दो. और रिहैब मतलब क्या है, वहाँ पे टेम्परेरी मतलब मान लिया तंबू लगा दिया, टेम्परेरी कर दिया, मतलब तब तक के लिए व्यवस्था बन गई. टेम्परेरी क्या करा, हमने व्यवस्था कर दी, वो हो गया रिहैब. फिर रिकंस्ट्रक्शन, अब उनके घर को हम क्या करें, दोबारा बनाएं. तो इस टाइप की बिल्ड बैक बेटर वाली स्ट्रेटजी क्या करें, अपनाएं. तो ये 4 प्रायोरिटीज़ किसने दी, सेंडाई फ्रेमवर्क ने. फिर क्या हुआ, इंडिया ने इसको लेकर के क्या काम किया, 2016 में एक एनडीएमपी बनाया, मतलब प्लान बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इंडिया ने तैयार किया. इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, हाँ, केवल नेम दिया गया. हाँ, फिर दिस गोल इज अलाइन विद 4 प्रायोरिटीज ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क इन 2016. इन्हीं को 4 प्रायोरिटीज़ को ही क्या किया, इनसे ही प्रभावित होकर के, हाँ, क्या किया, जो इंडिया ने जो क्या किया, नेशनल एनडीएमपी क्या किया, एक एनडीएमपी बनाया, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया. फिर ये जो गोल था वो किससे अलाइन था, किससे प्रभावित होकर के किया गया था, सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्रायोरिटीज से इन 2016. इसमें वही सारी बातें हैं कि अंडरस्टैंड द रिस्क मतलब रिस्क जो है, खतरे को जानो. फिर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मतलब जो हमारी इंटर एजेंसीज हैं उनका मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एनडीएमपी, जैसे एनडीएमए है, हाँ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जो बताई, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट पे. तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब एक साथ सभी यूनाइटेड होंगे तभी तो काम करेंगे. फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फॉर स्ट्रक्चरल, मतलब लोड बियरिंग थिंग्स के लिए, मतलब जैसे मान लिया कहीं कहीं पूरा पूरा घर अगर टूट गया तो उन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. फिर इन्वेस्टमेंट फॉर नॉन स्ट्रक्चरल, मतलब नॉन स्ट्रक्चरल मतलब केवल घर ही थोड़ी ना टूटेगा, इन्वेस्टमेंट और भी चीज़ों के लिए तो होना चाहिए. तो ऐसी नॉन स्ट्रक्चरल चीज़ें भी के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे यही एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ गया. फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट, फिफ्थ, इसमें 5 चीज़ें दी हैं, किसने, 5 कॉन्सेप्ट हैं, एनडीएमपी ने प्लान जो किया, हाँ, 5 कॉन्सेप्ट हैं. फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग, 5th पॉइंट है. तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने करी. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू एंड इट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे सिलेबस जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है वो ख़त्म होता है. अब यहाँ से करंट अफेयर्स जो है वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पर. हाँ, मैं इस समय करंट अफेयर्स नहीं दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया
अगर किसी को एग्ज़ाम देना है 2026 में, तो वो क्या करे, उसके अप्रॉक्सीमेटली अगर 1.5 ईयर पहले, मतलब 1.5 साल पहले तक क्या करे, 1.5 साल तक की करंट अफेयर्स को पढ़ ले, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो पूछा जाता है वो लगभग 1.5 ईयर का पूछा जाता है करंट अफेयर्स। बाकी मतलब जो उसके पहले का तैयार किया तो वो अब यूज़फुल नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स यहाँ पे आप पढ़िएगा। अप्रॉक्सीमेट अगर मान लिया आपको 2027 में देना है एग्ज़ाम, तो 1.5 साल का लगभग 2025 के 5th मंथ से लेकर के, मतलब आधे समय से लेकर के 6th मंथ से, मतलब 6 महीना हम लास्ट के किसके बारे में पढ़े, हाँ 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में, फिर 2026 से 2027 तक की हम करंट अफेयर्स पढ़े। तो 1.5 साल के अप्रॉक्सीमेटली करंट अफेयर्स पढ़े तो सिलेक्शन हो सकता है करंट अफेयर्स में हर सब्जेक्ट के। होता यह है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, तो कोई भी सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम होता है, हाँ यूपीएससी में, तो यूपीएससी में क्योंकि 4 होते हैं स्टेप्स मेंस के, जब आंसर राइटिंग होती है, हाँ वैसे तो बहुत स्टेप्स हैं, तो उसमें अगर मैं आंसर राइटिंग की यहाँ पे मैं केवल बात कर रहा हूँ मेंस में, तो वहाँ पे क्या होता है 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जब लिखेंगे आप, हाँ तो वहाँ पे क्वेश्चंस वहीं अराइज होंगे। जैसे पॉलिटी हमने पढ़ी तो पूरी, लेकिन उसमें से पूछा क्या जाएगा जो करंट में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है उत्तराखंड में, तो अब क्या होगा, इसी को, इसके पूरे पूरे चांस हैं कि यही, क्योंकि ये करंट का टॉपिक हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये टॉपिक अब पूछा जा सकता है मेंस में या प्रीलिम्स में, एमसीक्यू वाइज या आंसर राइटिंग में। तो इसी को, मतलब जो करंट में टॉपिक्स उठ रहे हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है पूरी तरह से। तो यही कॉन्सेप्ट है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।